इस लेक्चर में मैं आपको हाइपर कंजुगेशन को आसान तरीके से समझाने का ट्रिक सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको हाइपर कंजुगेशन के एग्जाम क्वेश्चंस भी समझाऊंगा। तो इस लेक्चर को आखिर तक देखना ताकि आप कुछ जबरदस्त सीख सको। सबसे पहले मैं आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट समझाऊंगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन को समझे बगैर आप हाइपर कंजुगेशन को नहीं सीख सकते। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखे हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रखता है। इसलिए याद रखना कि पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको सीखना जरूरी है वो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन को हम पहला कार्बन कहते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें, यह फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है। यह पहला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ये अल्फा कार्बन कहलाता है और इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स जोड़े हैं, इसलिए ये 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। इसी तरह दूसरा कंपाउंड्स देके यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है। राइट हैंड साइड पर पहला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है और उसके 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए ये भी अल्फा कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें, कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव साइन कार्बन के खाली ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉजिटिव साइन का मतलब है कि कार्बन का पी ऑर्बिटल खाली है। हम इस कार्बोकेटाइन को इस तरह लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन के पी ऑर्बिटल खाली है। अब ये सुनो, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों शराइत यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा हाइड्रोजन पूरी है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन यहाँ मुमकिन है। अब ये पॉसिबल है कि हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए। हमें एक नई स्ट्रक्चर मिलती है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है। बॉन्ड टूट जाता है। पी ऑर्बिटल पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है। हाइपर कंजुगेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एडजेसेंट खाली या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होना स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहलाता है। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम सिग्मा पाई रेजोनेंस भी है क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी को कि ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इस कार्बोकेटाइन के। हमने ये सीखा कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं खाली पी ऑर्बिटल में तो इसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं और ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब मैं तुम्हें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा जो हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? इसका जवाब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस कार्बोकेटाइन को देखो जहां हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हुआ है। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ने अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल को दे दिया है और अब हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहा, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई रेजोनेंस या सिग्मा पी रेजोनेंस क्यों कहते हैं? इसका जवाब ये है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं पी ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल में। फॉर एग्जांपल इस कार्बोकेटाइन को देखो, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाली पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से रेजोनेंस होती है, इसलिए हम इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं।
اب یہ سب امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کر لو. اب میں تمہیں ہائپر کنجوگیشن کا ایک اور امپورٹنٹ فائدہ بتاؤں گا. ہائپر کنجوگیشن سے ہمیں کمپاؤنڈ کی سٹیبلٹی کا پتہ چل سکتا ہے. مطلب جتنی زیادہ الفا ہائیڈروجن ہوں گی اتنا زیادہ ہائپر کنجوگیشن ہوگا اور اتنی زیادہ سٹیبلٹی ہوگی. فار ایگزامپل ان کاربوکیٹائن کو دیکھو کون سا زیادہ سٹیبل ہے. یہاں پر الفا کاربن کے پاس 3 الفا ہائیڈروجن ہے. اس کاربوکیٹائن میں 9 الفا ہائیڈروجنز ہے. دوسرے میں 6 ہے اور تیسرے میں 3 ہے. اس کاربوکیٹائن میں کوئی الفا ہائیڈروجن نہیں ہے تو ہائپر کنجوگیشن نہیں ہوگا. اس رول کے مطابق جتنی زیادہ الفا ہائیڈروجنز ہوں گی اتنی زیادہ سٹیبلٹی ہوگی. اس کاربوکیٹائن میں سب سے زیادہ الفا ہائیڈروجن ہے اس لیے یہ سب سے زیادہ سٹیبل ہے، جبکہ یہ کمپاؤنڈ سب سے کم سٹیبل ہے کیونکہ اس میں کوئی الفا ہائیڈروجن نہیں ہے. اس لیے ہائپر کنجوگیشن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم آرگینک کمپاؤنڈز کی سٹیبلٹی کا پتہ لگا سکیں. اب میں تمہیں ایک اور امپورٹنٹ کنسیپٹ سکھاؤں گا. ان میں سے کس کمپاؤنڈ میں ہائپر کنجوگیشن ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل پہلا کمپاؤنڈ الڈیہائیڈ ہے، ہائپر کنجوگیشن اس میں نہیں ہو سکتا، لیکن کاربوکیٹائن میں ہائپر کنجوگیشن ہو سکتا ہے. تیسرا کمپاؤنڈ الکوہل ہے، اس میں ہائپر کنجوگیشن نہیں ہو سکتا. چوتھا کمپاؤنڈ الکین ہے، اس میں بھی ہائپر کنجوگیشن ہو سکتا ہے. اور پانچواں کمپاؤنڈ پری ریڈیکل ہے، اس میں بھی ہائپر کنجوگیشن ہو سکتا ہے. یاد رکھو کہ ہائپر کنجوگیشن صرف کاربوکیٹائنز، الکین اور ہائیڈرو کاربنز کے پری ریڈیکلز میں ہوتا ہے. اب میں تمہیں ہائپر کنجوگیشن کے ایگزام کوشچن سالو کرنے کا سپر ایزی ٹرک سکھاؤں گا. یاد رکھو کہ جتنا الفا ہائیڈروجنز ہوں گے اتنے نو بانڈ ریزوننس اسٹرکچر پاسبل ہوں گے. فار ایگزامپل پہلے کمپاؤنڈ میں 2 الفا کاربن ہے، ہر ایک کے پاس 3 الفا ہائیڈروجن ہے تو یہاں 6 نو بانڈ ریزوننس اسٹرکچر ہے. دوسرے کیس میں صرف ایک الفا کاربن ہے جس کے پاس صرف ایک ہائیڈروجن ہے تو صرف ایک نو بانڈ ریزوننس اسٹرکچر پاسبل ہے.